कलश यात्रा चल रही थी, आपके सर के ऊपर रामचरितमानस थी और पुलिस वालों ने किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, क्या था पूरा मामला? जिन्होंने हमारी बहनों के ऊपर लाठी चलाई है, उनके कपड़े फाड़े, मेरे कपड़े फटे, इससे मतलब नहीं है। राम कथा करने वाले रामराज की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो सपा की मानसिकता के अधिकारी हैं वो नहीं रहेंगे। आपने एक सवाल किया कि 50,000 गाय प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में काटी जा रही है। काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। और अब सवाल ये उठता है आपसे कि अगर ये बात आपने बोली तो ये वर्तमान में आज भी चल रहा है? मैं आज तक भी अपने आप को नेताओं की तरह झूठ बोलने से मुझे डर लगता है। क्या कारण है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में सरकार को इतना वक्त लग रहा है? जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हिंदू के सम्राट बताए जाते हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी एक मठ से आते हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए विचार चल रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला, इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, ये सब बातें बेबुनियाद है। वहीं पर आज समय ऐसा आ गया है गौ माता को लेकर लोग अपनी कन की उंगली काटने लग रहे हैं। ये कायरों का काम है, हाथ में तलवार लेके मारे ना। गाय हमारी माँ है, हमें अधिकार है आत्मरक्षा का। हमारी माँ को काटने वाला, जो मेरी माँ को अगर कोई छू देगा या उसको मारने जाएगा तो हम उंगली काटेंगे अपनी, उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। वहीं पर हम बात करें पोल्यूशन की, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि वर्तमान में जो पावर में पार्टी है उसके एक ही विधायक है, नंदकिशोर गुर्जर, जो इस मुद्दे पर लगातार 2019 से लगातार आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखना हो पोल्यूशन के ऊपर, चाहे वो अभी 20 तारीख को 17 फैक्ट्री बंद करानी हो, चाहे अभी 2 हफ्ते पहले केमिकल कहीं पर जल रहा हो वहां पर पहुंचकर उसका विरोध करना हो, ये पूरा हमने देखा। तो आपको पूरी जानकारी है। तो ये फिर भी कम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, 350 के करीब है। हर विधायक को, हर सांसद को जनता ने चुना है, तो उसको आराम करने के लिए नहीं चुना। हमने अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट करी मुजफ्फरनगर में जाकर, भोपाल रोड की बात है ये, वहां पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर दिल्ली से कूड़ा लाकर और आरडीएफ का नाम देकर जलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का विरोध हुआ, तब जाकर वो कूड़ा अधिकारियों ने बोला कि अब नहीं जलाएंगे हम। वहीं पर जो आसपास के गांव हैं उन हर घर में कैंसर है सर। ये ई वेस्ट है, दिल्ली का जो कचरा है वो क्यों जल रहा है? केवल दिल्ली का नहीं हो, यहाँ गाजियाबाद की इंडस्ट्री का भी हो सकता है, मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्री का भी हो सकता है, हरियाणा से भी नजदीक पड़ता है। ये बड़ा खेल है पुलिस और प्रशासन का। तो इसमें विधायकों के हाथ में कुछ नहीं है? ये सब कुछ है, हमारे यहाँ जला के दिखा, जलाया, हमने कह दिया, क्यों नहीं करते? हटवाया, सबकी ड्यूटी है। जितने विधायक और मान्य सांसद हैं या मंत्री हैं, तो जनता ने उनकी शकल देखने को नहीं बनाया, उनको लड़ना चाहिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करानी चाहिए डकैतों पे। जो दिल्ली सहारनपुर रोड है उसके ऊपर आपने थोड़े दिन पहले खुशखबरी दी थी, उस पर काम स्टार्ट कब नहीं? हुआ? देखिए, टेंडर आज हो गया है, तो जितने भी आपके एक प्रक्रिया होती है। जी, वहीं पर एक और ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर जंतर मंतर पर धरना भी हुआ और मुझे आपका मत भी सुनना है इसके ऊपर। कुछ लोग हैं, एक संगठन तैयार कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, विभाजन की बात कर रहे हैं, तो आप इसके समर्थक में या विरोध में? देखिए, अलग राज्य बनने से डेवलपमेंट तो होता है, और राज्य नहीं बनता है तो हाईकोर्ट की बेंच के लिए मैं सदन में उठा चुका हूँ। तो मेरे साथी विधायक और जो सांसद सुन रहे हैं, एक दो का केवल जब मैं बोला तो सपोर्ट तो किया, एक दो ने, सबने सपोर्ट नहीं किया। ये हमारे लिए मानसिक और सामाजिक और आर्थिक गुलामी है। यहाँ की बात कर रहा हूँ। विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है वर्तमान में, वो है वोट चोरी के ऊपर, आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, वोट चोरी की तो ये तो बेकार की बात है। राहुल गांधी जी के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। देखिए, राहुल गांधी जी शरीफ व्यक्ति हैं, तो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर क्या बोलेंगे? अखिलेश जी ठीक है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन कई बार वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि उनके कारण उनको खुद मुसीबत हो जाती है। आपके लिए सनातन धर्म सर्वोप्रिय है या पार्टी? सबसे पहले तो राष्ट्र पहले, उसके बाद धर्म, फिर पार्टी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर जी के पास, जो वर्तमान में लोनी से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जैसे हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो हमने देखा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का स्टूडेंट कैसे पॉलिटिक्स में आता है, साथ में एलएलबी भी की हुई है। तो कैसे पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ और क्या बचपन में सोचा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद पॉलिटिक्स में जाऊंगा? नहीं, मैं पॉलिटिक्स से बहुत नफरत करता था, क्योंकि एक धारणा थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आने से पहले कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ी रही राजनीति। जी, जब 1990 का दशक था तो हम स्टूडेंट थे, तो वहाँ उस टाइम हमने देखा कि मर्डर, डकैती, अपहरण जो करने वाले लोग थे वो लोग पॉलिटिक्स में थे और लॉनी में से लोग प्लान कर रहे थे। तो उस टाइम कभी सोचा भी नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। जी, लेकिन जैसे ही एक घटना घटी, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद वहां से गुजरा लॉनी से, तो एक बच्ची के साथ मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार कर दिया। और बलात्कार करने के बाद जो नेता भी थे उनके साथ खड़े हो गए। अच्छा। तो मन बड़ा हाथ हुआ, उस बच्ची ने कहा कि या तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ दिलाओ। जी। तो डर की वजह से कोई बोला नहीं, क्योंकि लॉनी के अंदर क्राइम इतना था। जिला गाजियाबाद जो मूवी है अपराध के ऊपर, जी, अगर कोई मूवी बनी है तो लॉनी के ऊपर बनी है। तो लॉनी की पहचान थी कि अपहरण, मर्डर, डकैती, गहरे गहरे गड्ढे, कोई विकास नहीं, एक भी कोई डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं, केवल जमीनों पे कब्जा करना दिल्ली के नजदीक होने के कारण, और भूमाफियाओं का एक आतंक था और जमीनों के लिए गैंगवार और मर्डर होते थे। जी। तो हम, क्योंकि
बाहर से पढ़ के आए थे, तो मुझे लगा, हम पढ़ते थे कि गुर्जर राजाओं का जो है गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत शक्तिशाली था जी और उन्होंने देश की रक्षा की, और मुस्लिम और जो मुगल थे और अंग्रेज थे वो भी जहाँ गुर्जरों की बस्ती होती थी डरते थे। तो हमें लगा कि इतनी बड़ी यहाँ आबादी है गुर्जर समाज की और इसके साथ हिंदुओं का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जहाँ मान लिया जहाँ गुर्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, कुर्मी हैं या यादव हैं, जो मार्शल कौम है खास तौर से, जी तो वो जहाँ होती है वहाँ जो अन्य बिरादरी है हमारी, वहाँ ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के हम उनकी रक्षा करने के लिए कौम बनी है, ऐसा हमने पढ़ा था। जी तो हमें लगा कि लड़ना चाहिए इनके लिए। तो उस बेटी के आंसू देख करके हमने वहाँ हंगामा किया, उसमें हम गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। जी उस बेटी को इंसाफ तो मिला, वो गिरफ्तार हुआ, हंगामे से नहीं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी और वो करा भी नहीं रहे थे बेचारे, व्यापारी थे वो लोग। तो वहाँ जेल चले गए, उसके बाद फिर आए, फिर हमने जॉब ज्वाइन की, लेकिन मन में एक तकलीफ रही। फिर एक गाय कटी, एक जगह मैं किसी जगह एक गांव में एक दुख में शामिल होने के लिए गया, मेरे यहाँ जो बाबू थे उनके यहाँ मौत हुई, तो वहाँ देखा गाय सड़क पे खुलेआम कट रही है, ऊँट कट रहे हैं, तो मन खिन्न हुआ। फिर हमें लगा, हम शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित थे, उनको हमने पढ़ा जी कि कोई संगठन बनना चाहिए, तो मैंने अजगर सेना बनाई। तो मैं राजनीति नौकरी छोड़ करके राजनीति में मैं नहीं आना चाहता था, मुझे था कि संगठन बनाना है और ऐसा संगठन बनाना है कि पूरे देश में जहां भी कहीं अन्याय होगा, अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, उस लड़ाई को लड़ेंगे। जी तो मैंने अजगर सेना बनाई। अजगर सेना बना करके तमाम आंदोलन हुए, जेल गए, 32 बार मैं जेल गया। उसके बाद मुझे लगा कि लोग जुड़ नहीं रहे संगठन से, हड्डी मेल चलती थी लौनी में, बूचड़ खाने थे, और जो मुस्लिम समाज है उसकी आबादी बड़ी थी, बाहर से लोग आए हुए थे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तो अपराधी भी काफी थे। तो संगठन बनाया, लड़े, संघर्ष हुआ, लेकिन फिर मैंने एडमिशन लिया, मैंने छात्र संघ का आंदोलन शुरू किया यूथ को जोड़ने के लिए। यूथ को जोड़ने के लिए स्टूडेंट यूनियन का चुनाव 27 साल से बंद था, उसको बहाल कराने के लिए हम लोग लड़े, 9 महीने सड़क पे सोए। अब वो तो लंबी कहानी है, लेकिन सूक्ष्म में ये है कि 9 दिन तक पानी की बूंद नहीं पी। हम पे आरोप लगा कि हमने थाना तोड़ दिया, एसटी को पीटा, क्योंकि पुलिस ने लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए थे। वो आंदोलन कर रही थी हमारे फेवर में, तो हमने उनको छुड़ाने के लिए थाने पे हम लोग गए। अब हमने थाने की तरफ देखा तो वहाँ तोड़फोड़ शुरू होगी, हमने कुछ किया नहीं उसमें, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हम जेल गए, उसके बाद छूटे, और फिर संगठन हमारा मजबूत हुआ और एनसीआर में मजबूत एक संगठन खड़ा हुआ। लेकिन 2009 में माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए आए, और माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमें चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। हमें समझाया कि अगर देश का, राष्ट्र का काम हो सकता है तो भाजपा से हो सकता है। ठीक, हम नहीं ज्वाइन करना चाहते थे तब भी, जो सच्चाई है, लेकिन जब हमें समझाया गया हमने ज्वाइन किया। मैं 89 का स्वयंसेवक हूँ, मैंने जो है 89 में आईटीसी की थी जी। तो उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते रहे, इंजीनियरिंग की, फिर मैंने लॉ किया छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए, फिर दोबारा एडमिशन ले लिया। नहीं, कई सब्जेक्ट में एमए भी किया, और पढ़ने लिखने का शौक है, इसलिए मैं रात में भी पढ़ता हूँ। एलएलबी भी किया? एलएलबी भी की मैंने, मेरठ कॉलेज मेरठ से जी। एमए भी कई सब्जेक्ट में किया है, लेकिन उसको करते हुए कई बार जो है, अब जैसे मैं जिलाध्यक्ष भी रहा भाजपा का, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, पश्चिम की टीम में रहा, बागपत जिले का प्रभारी भी रहा, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद जिले का अध्यक्ष रहा, और फिर 17 में मुझे टिकट दिया। तो मुझे जो यहाँ एक लगातार लॉन्ड्री को जो बर्बाद करने का काम करने वाले एक जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा कहा गया कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ। इसी तरह छात्र संघ का जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, निर्दलीय, तो वहां इतना सपोर्ट मिला कि सबकी जमानत जब्त हुई। तो जिन्होंने मुझे डमी बताया उन्हीं की जमानत जब्त होगी, और मैं चुनाव जीता। समाज ने सहयोग किया, परिवार वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति करूं। बड़े भाई मेरे पुलिस में, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, और मैं इंजीनियर था, तो हमारे फादर नहीं चाहते थे कि हम राजनीति में आए। लेकिन जब देखा कि जुर्म हो रहा है, क्योंकि लड़ने की जो अंदर से आग थी उसमें लड़े, और 32 बार जेल गए। बहुत बड़ी कहानी है, तमाम मुद्दों पे हम कश्मीर में भी जेल गए हैं, किसानों के लिए जेल गए, स्टूडेंट के लिए जेल गए, और जो इशू लॉनी में हुए, हर महीने मंगलवार को जानबूझ के गाय कटती थी, हम पे आरोप लगा कि हमने कोई कॉलोनी को जला दिया। हड्डी मिल वहाँ चुनौती थी, बंद नहीं हो सकती थी, तो विधायक बनने के बाद उसको भी हमने किया। तो उस कारण से ये तो ये मानता हूँ कि मैं देवाधिदेव महादेव का व्रत रखता हूँ 6 साल की उम्र से, मंडे का। कभी हमारा खान पान खराब नहीं रहा, शराब, बीड़ी, मांस, मदिरा, ये सब के हम अगेंस्ट रहे।
तो परिवार का संस्कार था, तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा थी। और मेरे गुरुजी गुरु शरणानंद जी जो रमन रेती में हैं, जब मैंने कहा कि महाराज जी मैंने जॉब छोड़ दी है लेकिन मेरा पूजा पाठ भी नहीं हो पा रही है, रोज संघर्ष और आंदोलन है और घर वाले भी नाराज है, तो उन्होंने कहा ये तपस्या है। अच्छा, लोगों की सेवा करिए, ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं तपस्या है, भगवान की भक्ति है, तो उसको ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं जी। वहीं पर आज से 9 महीने पहले हमने एक घटना घटित होती देखी। कलश यात्रा चल रही थी, आपके सर के ऊपर रामचरितमानस थी और पुलिस वालों ने किस तरीके से धक्का मुक्की हुई और फिर आपका बयान भी कुछ आए और आपने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी आरोप लगाए। क्या था पूरा मामला? देखिए, राम कथा मैं हर साल करता हूँ, 2010 से करता हूँ। लौनी में बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी, वहाँ बहुत मर्डर हुए, डकैती हुई, तो ऐसा है कि राम कथा जहाँ होती है वहाँ जो आत्माएं भटक रही है उनकी मुक्ति हो जाती है और पितृ जो हैं वो आशीर्वाद देते हैं और वहाँ माहौल बनता है पॉजिटिव। तो मैं हर साल कराता हूँ। कोरोना में 2 साल नहीं हुआ था, तो इससे पहले साल भी हुआ, लेकिन वो कमिश्नर को पता नहीं क्या था, कहीं रावण कांस उसके अंदर आ गया होगा, उसने लाठी चार्ज करा दिया, बहन बेटियों के कपड़े फटे और उसने कहा कि कथा नहीं होने दूंगा। उससे पहले उसने जो हमारा दासना देवी मंदिर है वहां भी बहुत मिसबिहेव किया, उस पर भी हमें लड़े और उन दरिंदों को जेल भिजवाया जो जिहादी थे, जो मंदिर में देवादिदेव महादेव और महामाई पे पत्थर फेंकने वाले और महात्मा जो थे उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। वहां लड़े, पंचायत हुई, इंसाफ हुआ। फिर जो सब्जी बेचने वाले बेचारे हमारे साप्ताहिक बाजार लगाते हैं गरीब, उनको आदेश दिया कमिश्नर ने कि कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगाएगा। 2000 परिवारों को रोजी रोटी का संकट हो गया। कई बहन भाई हमसे मिले, मैं दिल्ली चुनाव में था तो मैंने कहा 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद उस लड़ाई को लड़ा, गरीबों को इंसाफ मिला। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को था कि ये जो हमारी लूट है उसमें बाधक है, अपराध हो रहा है तो उसके लिए लड़ता है। तो उन्होंने उसका रिएक्शन उस राम कथा पे लाठी बरसा के जो कायरता की, उसमें माननीय योगी जी को जब सच्चाई पता चली तो कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ, उसको जाना पड़ा। हम 26 दिन तक नंगे पैर रहे, हमने प्रतिज्ञा की थी। जिन्होंने हमारी बहनों के ऊपर लाठी चलाई है उनके कपड़े फाड़े हैं, मेरे कपड़े फटे, इससे मतलब नहीं है। राम कथा करने वाले रामराज की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो सपा की मानसिकता के अधिकारी हैं वो नहीं रहेंगे यहाँ। तो मैं नंगे पैर रहा 26 दिन, बिना कुर्ते के रहा, उसी फटे कुर्ते में, और अन्न ग्रहण नहीं किया। ये मैंने प्रतिज्ञा की थी। जब हटा उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई। तो ये तमाम चीजें ऐसी एक घटना नहीं है, बहुत घटनाएं जीवन में हुई है, लेकिन भगवान की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है कि उसको लड़ते हैं हम और बेबाक से कहते हैं। आज भी बोल के आया हूं मैं कि अपराधी कोई भी हो, जमीन कब्जा करने वाले, क्योंकि लौनी भूमाफियाओं का गढ़ रहा है, जमीन कब्जा करने वालों को पुलिस उसी श्रेणी में ले जो बड़े क्रिमिनल अपराधी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनका भी एनकाउंटर हो। आज भी बोल के आया हूँ। तो लौनी में रामराज कायम हुआ है, जिस लौनी में रोज 6-6 व्यापारियों के मर्डर मैंने देखे हैं, आंदोलन किए, लड़ते थे, जेल जाते थे, गहरे गहरे गड्ढे थे, बिजली नहीं थी, अस्पताल नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आज बिजली है शानदार, 17 नए बिजली घर बने हैं, सड़कें शानदार बनी है, चिकित्सा के लिए 2-2 हॉस्पिटल हैं, तमाम डिस्पेंसरीज हैं, बस अड्डे हैं, मेट्रो है। आज लौनी एक बदली है। और इसका प्रमाण ये है कि जहां 8000 रुपए गज के रेट से जमीनों के, आज 1.5 लाख रुपए गज को जमीन लौनी में नहीं है। आने वाले समय में लौनी उत्तर प्रदेश का एक शानदार द्वार होगा। जी, वहीं पर आपने इसके जस्ट बाद ही एक बयान दिया और हम ये सवाल सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जितने प्रतिनिधि है जी उनसे पूछते हैं। आपने एक सवाल किया कि 50,000 गायें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में काटी जा रही है, और अब सवाल ये उठता है आपसे कि अगर ये बात आपने बोली तो ये वर्तमान में आज भी चल रहा है? देखिए, कई बार होता क्या है जी, मैं आज तक भी अपने आप को नेताओं की तरह झूठ बोलने से मुझे डर लगता है। मुझे पता है कि झूठ सबसे बड़ा पाप है और ये राजनीति तो आती जाती रहेगी। जब तक दम है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो काम भगवान ने दिया है, जो पार्टी ने दिया है, उसे ईमानदारी से कर रहे हैं। किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी बहन बेटी के साथ दुराचार ना हो और विकास हो, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है। लेकिन वो नोएडा में गाय 12,000 गाय का मांस पकड़ा गया था एलाना फैक्ट्री में, और वो उस जो चीफ सेक्रेटरी वाला प्रकरण हुआ था, तो मैंने कहा था, आपने कहा ना चीफ सेक्रेटरी वाला, उसको लेकर के मेरे पास प्रमाण थे। तो मैंने ये बात जब उठाई तो इस पर बवाल मचा और ये सच्चाई थी। लेकिन उसके बाद उस चीफ सेक्रेटरी का विस्तार नहीं हुआ, वो नहीं बनाया और हमारी पार्टी ने हमारी बात पे ध्यान दिया। तो जो गाय काटने वाले थे, अब कहीं घटना सुनाई नहीं देती होगी,
माने मुख्यमंत्री तो जी ने 50,000 गायें नहीं कट रही हैं? मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि सबका खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई हुई। आज कहाँ कट रही है गाय? रोज गायों के कटने की बवाल होते थे और कहीं ना कहीं रोज ट्रक पकड़े जाते थे। आज वो घटनाएं बंद हुई हैं, लेकिन उस घटना के कारण कहीं ना कहीं जो मेरे ऊपर लोगों ने प्रयास किया, अधिकारियों ने, कि मैं पार्टी के खिलाफ हूं, हमने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला कभी। लेकिन अगर अधिकारी बेईमानी करेगा, चाहे मैं विधायक रहूं ना रहूं, उसको मैं ठीक करूंगा, वो जनता को इंसाफ देगा। मैं गाय, गरीब और ब्राह्मण की सेवा के लिए धरती पे हूं, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो उसमें मुझे राजनीति रहे ना रहे, उसके लिए मैं करता रहूंगा। वहीं पर अगर हम देखें कि आपका जो प्रेम है गौ माता के लिए, उसके पीछे हमने काफी सारे कारण देखे हैं, और आपने अपना एक बेटे की भी कहानी बताई थी, वो थोड़ी सी बताएं आप कि हुआ क्या था। देखिए, गाय वेद की माँ है। बिल्कुल। गाय विश्व की माता है, ये वेद कहता है। तो ये माने ना माने, गाय को एक रोटी दे दो, सारे देवताओं को भोग लग गए, सिद्ध है। गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती है। आप 1 महीना गाय का अगर मूत्र सेवन करते हैं तो आपका फेस का रंग बदल जाएगा, आप गोरे हो जाएंगे। किसी क्रीम से नहीं हो सकते, पाउडर से। एक गौमूत्र में ताकत है। कैंसर ठीक हो जाएगा, पेट की बीमारी, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी। लगभग 90 बीमारियां गाय के गौमूत्र से, जो गोधन अर्क आता है, उसको ले लो। या आपके पास देसी गाय होनी चाहिए, देसी गाय, उसका कपड़ छन करके गौमूत्र अगर आप 4 ढक्कन गर्म पानी से सेवन करते हैं, तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। जिसका मूत्र इतना प्रभावशाली हो, उसको विश्व की माँ कहा गया है। तो गाय मैं अपने घर पे भी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल बोलता हूँ, मेरे पास एक से एक खूबसूरत कई नस्ल की सुंदर देसी गाय हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टरों ने मना कर दिया। मंडे का ही दिन था जी, मेरा व्रत था। तो जब वापस कर दिया हॉस्पिटल ने, तो मैं रास्ते में रोका। मैंने कहा नहीं, इसको कुछ नहीं होगा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और अगर मैं गौ माता, अगर महादेव का भक्त हूँ, तो महादेव के अंदर वो शक्ति है कि वो मृत्यु को जिंदा कर सकते हैं। मृत संजीवनी शंकर जी ने ही शुक्राचार्य जी को दी। तो उसके बाद मैंने एडमिट कराया, तीसरे दिन वेंटिलेटर पे लगवाया जबरन। डॉक्टरों से लिख के दिया कि मर चुका है। ये गौ माता का, ईश्वर की कृपा, जनता का आशीर्वाद है। पूरे गाजियाबाद जिले के नहीं, आसपास के लोग इस बात को जानते हैं। तीसरे दिन सांस आया और आज वो स्वस्थ है, उसकी शादी भी हो गई है और एकदम फिट है और गायों की सेवा कर रहा है। मैं स्वयं दूध भी निकालता हूँ, सुबह गायों की सेवा करता हूँ। और गाय सच्चा अगर कोई हिंदू है, और जो भारतीय मुसलमान भी है, या सिख है या ईसाई है, क्योंकि गुरुओं ने भी, जो हमारे सिख गुरु हैं, गाय और ब्राह्मण के लिए, हिंदुत्व के लिए अपने बच्चे तक चुनवा लिए। अभी बाल दिवस हमारे यहाँ चल रहा है। तो एक एक गाय जरूर पालनी चाहिए। और जो सनातनी फ्लैटों में रह रहे हैं, गाय नहीं पाल सकते, जो गौशाला है सरकारी, उनमें कोई भूसा चारा डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनमें कैश दें, कैश में भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन गायों के लिए अगर एक रोटी निकालेंगे बिल्कुल, तो कभी संकट नहीं आ सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। जी, पर क्या कारण है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में सरकार को इतना वक्त लग रहा है? जहां पर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट बताए जाते हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी एक मठ से आते हैं। तो क्या कारण है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में इतनी दिक्कतें आ रही है सरकार को? गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए विचार चल रहा है। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। उत्तर प्रदेश में मैंने सदन में आवाज उठाई है। माननीय योगी जी, मुझे उम्मीद है जल्दी इसको करने जा रहे हैं। देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी राजमाता का दर्जा देंगे गौ माता को। और जितना गौ माता से प्रारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करते हैं, अपने घर में पालते हैं वहां, चाहे भले छोटी गाय। तो पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, सबको निर्देश है, तो वो गायों के लिए अलग से फंड दे रहे हैं। तो कई चीजें होती हैं जब चीज कानून बनता है, क्योंकि स्थिति जिस तरह की रहती है, कोई भी कानून बने, राम मंदिर का आया, धारा 370 का हुआ, देश के लिए जो बड़े डिसीजन थे, उन डिसीजन पे विपक्ष किस तरह हंगामा करता है, तो सारी चीजें लेके चलना पड़ता है। लेकिन देखिए, हम गाय को नहीं बचा रहे। गाय साक्षात शक्ति है, दुर्गा है, वो हमारी रक्षा कर रही है। जिस दिन गौ माता का आशीर्वाद होगा, उस दिन कानून बन जाएगा। इस तरह राम मंदिर, जब भगवान श्री राम को मोदी जी से काम कराना था, 370 का काम माने मोदी और अमित शाह जी से कराना था, तो जब ये काम कराना होगा, निश्चित तौर पर होगा। इसके लिए मैं लगा हूं। मैंने तो इस सवाल को विधानसभा में भी अपनी बात में रखा है। देखा। वहीं पर मेरा एक और सवाल है यही गौ माता को लेकर, कि एक सवाल उठता है और ये प्रश्न चिन्ह करता है पार्टी के ऊपर कि बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला। इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। कई बार ये भी चलाया जाता है कि हिंदुओं की है कंपनियां, वो जितनी भी टॉप 10 है सारी की सारी मुस्लिमों की है, एक ईसाई की है। लेकिन ये केवल सनातन को बदनाम करने की बात है।
जो बीप कंपनी से चंदे की है, कोई चंदा देकर चला गया मान लिया, तो उसने कंपनी नहीं बताया होगा, व्यापारी आया होगा। कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो खैर चंदा के इस पक्षधर भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं फंड से चलती हैं। तो कोई व्यक्ति दूसरा काम करके शो करके वो दे जाए, उसके बाद जांच होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो बीप कंपनी से चंदा लेने की बात जो है वो बिल्कुल निराधार है। एक आध घटना थी, उसको वापस करके उस पर कार्रवाई भी कराई है। जी। वहीं पर आज समय ऐसा आ गया है कि गौ माता को लेकर लोग अपनी कन की उंगली काटने लग रहे हैं। आपने भी देखा होगा, 2 घटनाएं हो चुकी हैं जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए लड़ रहे हैं और अपनी कन की उंगली काट रहे हैं, कन की उंगली का दान दे रहे हैं। तो आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, ये तो बिना वजह की बात है। ये कायरों का काम है, उन्हें खराब ना लगे। बलिदान तो बलिदान होता है। बलिदान हाथ में तलवार लेके मारे ना, गाय काटने वाले को हमने ठीक किया है। गाय हमारी माँ है, हमें अधिकार है आत्मरक्षा का। हमारी माँ को काटने वाला, जो मेरी माँ को अगर कोई छू देगा या उसको मारने जाएगा तो हम उंगली काटेंगे अपनी, उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। और जो हमारी पूरे ब्रह्मांड की जननी है, पूरे सनातन की माँ है, उसको कोई काटा तो उंगली काट के लड़ाई लड़ी जाएगी। उंगली को मजबूत करके दंड बैठक मार करके ऐसे जिहादियों को यमलोक भेज देना चाहिए। भाई, हम उंगली काट करके कायरता है, कोई फांसी लगा ले, उससे बड़ा कायर कोई है? मुक्ति भी नहीं होती है जीवन में। तो कमजोर बात नहीं करना चाहिए। सनातनी हम वो शेर हैं, जब मुगलों के आक्रमण हुए भारत पे, जो लोग कमजोर थे वो मुस्लिम बन गए या अन्य धर्मों में चले गए, लेकिन जो बहादुर आज सनातनी हिंदू बचाए वो बचाए, जिसके अंदर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सम्राट मीर भोज, उनका खून बह रहा है जी। हमारी बेटियां मैंने बहुत देखी हैं जो गौ माता के लिए काम कर रही हैं, वो शेरनी है। तो उनको भी राम प्यारी गुजरी से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, रानी न्यायिका देवी से, ऐसी तमाम हुई हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन ये हाथ काटना, फांसी खा लेना, सुसाइड करना, ये गलत है। इसमें लड़ना चाहिए और आवाज को भेजना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे खुद चिंतित है, पूरी बीजेपी चिंतित है, और बीजेपी ही कानून बना सकती है, कांग्रेस नहीं बनाएगी। ये सारे जितने कारखाने चल रहे कांग्रेस के राज्य में चले हैं। तो कांग्रेस में तो इंदिरा जी ने 7 नवंबर 1966 को गो भक्तों को, वहां शंकराचार्य जी, करपात्री जी महाराज थे, साधुओं को और गायों को मरवा दिया था। गोलियां चली थी तो नहीं, मरे थे हजारों लोग, गायों को मार दिया था। तो ये लोग तो, इनके हाथ तो गौ माता के खून से सने हुए हैं, इसलिए इन्हें शराब भी लगा हुआ है। ये समाप्त हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन माने प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक है, ये गौ माता की बात रही। वहीं पर हम बात करें पोल्यूशन की। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, और जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि वर्तमान में जो पावर में पार्टी है उसके एक ही विधायक है, नंदकिशोर गुर्जर, जो इस मुद्दे पर लगातार 2019 से लगातार आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखना हो पोल्यूशन के ऊपर, चाहे वो अभी 20 तारीख को 17 फैक्ट्री बंद करानी हो, चाहे अभी 2 हफ्ते पहले केमिकल कहीं पर जल रहा हो वहां पर पहुंचकर उसका विरोध करना हो। ये पूरा हमने देखा। तो आपको पूरी जानकारी है। तो ये फिर भी कम क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी 350 के करीब है। हर विधायक को, हर सांसद को जनता ने चुना है, तो उसको आराम करने के लिए नहीं चुना। जनता ने उसे चुना, जनता जनार्दन है, भगवान है। तो अपने भगवान के लिए अच्छा भोग हो, अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा सांस आए उनको। क्या भगवान को कहीं कूड़े में बदबू में बैठा के पूजा हो सकती है? तो ये जो जनता है भगवान है, जो जनार्दन है, तो उसके लिए हर को प्रयास करना चाहिए। मेरे यहाँ AQI बहुत ज़्यादा था, फिर मैं निकला, फिर कम हुआ, वो तमाम चीज़ें पकड़ी। मैं जल पे भी, देखिए पानी भी देवता है। जो ज़्यादा जल खर्च कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी दर्शक हैं, 1 गिलास पानी 500 रुपये का 5 स्टार होटल में, ये पानी बचेगा नहीं। कई देश अफ्रीका में जो राज्य हैं बर्बाद हो गए। तो पानी को बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 पेड़ माँ के नाम लगातार लगे। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया है, 35 करोड़ पेड़ लगा के। हमें उन्हें बचाना भी चाहिए। और जो प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, जो सीधा चाहे जल प्रदूषण कर रहे हैं, चाहे ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं या वायु प्रदूषण कर रहे हैं, इन सभी को एक गंभीर अपराध हो, इनके ऊपर NSA लगनी चाहिए। इस तरह के जो मक्कार लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली की इमेज को वर्ल्ड में खराब कर दिया है, भारत की इमेज पर असर पड़ता है। बाहर के लोग आते हैं तो भाग जाते हैं ये AQI को देख करके। तो मैंने प्रधानमंत्री जी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको चलाया है, बहुत सी चीजें हमने की हैं। हम लोग अपने स्तर पे लगे हुए हैं लगातार। ये छिड़काव से काम चलने वाला नहीं है, पानी छिड़काव से नहीं, इससे नहीं होगा। ये सब गड़बड़ बात है। जो पॉल्यूशन रात को, जो इंडस्ट्री है, जो
छोड़ दिया धुआं। नहीं, वो तो है ये धुआं। जी। धुएं के अलावा एनसीआर में बड़ा काम हो रहा है जिसके कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। ई वेस्ट को जलाया जाता है, प्लास्टिक जलाया जाता है, तार निकाले जाते हैं। रात भर दिल्ली के चारों तरफ पुलिस की मिली भगत से, पुलिस और प्रशासन के मिल गए, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो, राजस्थानी गवर्नमेंट हो, दिल्ली की हो या यूपी की हो, ये सब जो है अधिकारी मक्कारी करते हैं। इनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कराई है, हटवाई भी है। लेकिन अधिकारी पैसे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर अधिकारी ईमानदार हो जाए, ना तो खनन होगा, ना कहीं इस तरह का ई वेस्ट जलाया जाएगा। ई वेस्ट जलने से रात में स्मॉग इकट्ठा होता है, फिर वो वायुमंडल में घूमता रहता है। तो ये गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है। ये जो टेक्निकल लोग हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, ये टेक्निकल लोग जो इनको ये सोचना पड़ेगा बड़े पैमाने पे कि पराली जल रही है, पराली तो सदियों जल रही है, ये जो ई वेस्ट जल रहा है और वो क्योंकि हवा नहीं चल रही है तो वायुमंडल में फैल जाता है, उसका फिर कोई इलाज नहीं होता है। और AQI ये मशीन जो नापती है ना, कई बार तो 1000 तक पहुंच जाता है मशीन के। अब क्या कहें, अगर ये बता दिया कि 900 हो गया AQI तो लोग भाग जाएंगे छोड़ के दिल्ली। तो उस पर हम लोग लगे जी। प्रधानमंत्री जी खुद बहुत सख्ती के साथ लगे। लेकिन ये जो लोकल चीजें हैं, आपके माध्यम से मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं जनता भी समझेगी और जो उद्योगपति है वो भी समझेंगे कि हम पाप ना करके अच्छा काम करें। उसको इंडस्ट्री के लिए लोगों की जिंदगी को तबाह नहीं किया जा सकता। जी। वहीं पर हमने अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट करी मुजफ्फरनगर में जाकर। वहां पर इंडस्ट्रियल भोपाल रोड की बात है, ये वहां पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर दिल्ली से कूड़ा लाकर और RDF का नाम देकर जलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का विरोध हुआ, कुछ वहां पर संगठन लगे, यूनियन लगी, तब जाकर वो कूड़ा अधिकारियों ने बोला कि अब नहीं जलाएंगे हम। वहीं पर जो आसपास के गांव हैं, उन हर घर में कैंसर है सर, हर घर में कैंसर है। नहीं समझ रहे। नहीं, मैं तो जो आप कह रहे हो बात बोल चुका जी। ये ई वेस्ट है, दिल्ली का जो कचरा है वो क्यों जल रहा है? केवल दिल्ली का नहीं, हो यहाँ गाजियाबाद की इंडस्ट्री का भी हो सकता है जी, मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्री का भी हो सकता है, हरियाणा से भी नजदीक पड़ता है। ये बड़ा खेल है पुलिस और प्रशासन का। तो इसमें विधायकों के हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, सब कुछ है। हमारे यहाँ जला के दिखा, जलाया, हमने कह दिया, क्यों नहीं करते? हटवाया। सबकी ड्यूटी है। जितने विधायक और मान्य सांसद हैं या मंत्री हैं, वो जनता ने उनके शकल देखने को नहीं बनाया। उनको लड़ना चाहिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करानी चाहिए, डकैतों पे। ये एक हत्या नहीं है, हजारों हत्या करने का पाप है। जिन लोगों को कैंसर हो रहा है उनके परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। मर्डर में, हत्या में, मौत में केवल एक आदमी गया, लेकिन जो कैंसर में पूरा घर चला जाता है, पूरा पैसा खर्च हो जाता है, कमाने वाला चला जाता है और घर की स्थिति बिगड़ जाती है, घर तक बिक जाता है। तो ये बड़ा अपराध है। इस पे मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भी सख्त निर्देश दिए थे, ऐसे अधिकारियों की जांच हो, उन पर कार्रवाई हो। ये ड्यूटी विधायकों को आवाज उठानी चाहिए। जैसे आप हो, आप अपने एरिया में कुछ भी गलत होता है सबसे आगे खड़े मिलते हो, ऐसे आपके जो और पार्टी विधायक नहीं, वो भी करते हैं, पार्टी के, ऐसा नहीं वो है। क्यों नहीं कर पा रहे? वो भी अपना अपना तरीका करने का। हम तो भूमाफिया जो डकैती डालते हैं, जो जमीन कब्जा करते थे, आपने देखा होगा, मैं तो ग्राउंड पे गया हूं, तो कटवाया, बंद कराया है। और जो सिस्टम है सरकारी मशीनरी, ये बहुत, मैं समझता हूं कि अगर पॉलिटिकली अंकुश कमजोर पड़ जाएगा तो ऐसा हाथी है कि जनता को रोन देगा। इसलिए विधायक, प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष और MP बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कि इन पर अंकुश रखे। इनका कोई लगाव नहीं होता क्षेत्र से। जो लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, जो ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन अब उनकी कमी पड़ती जा रही है देश में। इसके लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत है कि ऐसे अधिकारी फील्ड में आए कि उनके लिए अलग से ट्रेनिंग हो और उनके लिए कोई ऐसी स्कीम बननी चाहिए जी। उनके शरीर में कोई ऐसी चिप डेवलप होनी चाहिए, और वो मुझे लगता है आने वाले समय में होगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी चीजें सरकार के सामने हो और उसको जेल में डाल देना चाहिए जी। उसको जेल में डाल देना चाहिए, जमानत नहीं देनी चाहिए ऐसे जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है। जी। जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या पूछूं, इंस्टाग्राम पे सब जगह डाला, तो लोगों ने कहा कि जो दिल्ली सहारनपुर रोड है उसके ऊपर आपने थोड़े दिन पहले खुशखबरी दी थी, उस पर काम स्टार्ट कब नहीं? देखिए, टेंडर आज हो गया है, तो जितने भी आपके, ये एक प्रक्रिया होती है जी। पहले मैंने अपनी निधि से पैसा दिया, इसमें नगर पालिका की गलती से रोड टूटा। इस पूरा जितने भी लोग और दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं, मेरी बात गलत हो तो मैं ठोकर मार दूंगा राजनीति को। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं लोगों को इस लॉनी को, जो नरक था, जहां मतलब अपराध से लेकर के कुछ था नहीं, लोग यहाँ से पलायन करते थे और यहाँ रोज दंगे होते थे, बड़ा डकैती अपहरण होते थे, उसको आज यहाँ 90% ठीक हो गया है। एक केवल रोड दिल्ली सहारनपुर को हमने 2000 जब बनने के बाद 19 में, उसके बाद 21 में, फिर 23 में जब टूट गया था, बनवाया,
लेकिन नाले का जो पानी है उसको साजिश के तहत बंद किया गया और नाले की सफाई का काम नगर पालिका का है। नगर पालिका का पानी कितनी अच्छी सड़क है, अगर पानी भर जाएगा बचा नहीं सकते, लेकिन इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और मैं उनका आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी बात को सुना गया। मैंने गड्ढे भरने के लिए अपने खुद के निजी पैसे से गड्ढे भरवाए, रोडे डलवाए, लोग चलते रहे, नहीं तो रास्ता बंद हो गया था। और लौनी रोड 19 से पहले 2016 से पहले चलता ही नहीं था। अशोक विहार में लोग जा नहीं सकते थे, अंदर नहीं जा सकते थे, पूरा ध्वस्त था। मेट्रो स्टेशन के आसपास जा नहीं सकते थे, लेकिन आज हमने अपनी निधि से भी काम कराया और उसका टेंडर आज हो गया है, आज ही हुआ है जी, आज ही हुआ है, आज ही खुलवा है। तो मेरी अभी लोगों को 2 घंटे पहले मेरी बात हुई एक्शन साहब से। जी, देखिए पैसा आता है, टेंडर निकलता है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अब टेंडर खुल गया है, अब विदाउट एनी डिले काम शुरू हो जाएगा। 27 से पहले हो जाएगा। अरे 27 की जरूरत नहीं है, जनवरी में लास्ट तक हम लोग रोड को चकाचक कर देंगे, 1 महीने में। इतना पानी भरता है, लोग परेशान नहीं, पानी नहीं भर रहा है, वो हमने निकालने की व्यवस्था कर दी है, अपनी निधि से पैसा दिया है। पानी के लिए मैं खड़ा रहा हूं खुद लोगों के लिए, लेकिन मैं माफी भी चाहता हूं क्योंकि जिनको तकलीफ हुई जाने में, इस बार बारिश भी काफी हुई है और केवल मेरे यहाँ नहीं भरा है, एयरपोर्ट भी डूब गए हैं। हाँ। कई जगह छतें गिरी हैं, लेकिन लौनी में मेरी ड्यूटी है, कहाँ क्या हुआ मुझसे मतलब नहीं है। लौनी के लोगों को कोई असुविधा ना हो। आप लौनी तराई से भोपरा नहीं जा सकते थे, पंथला से चिरौड़ी नहीं जा सकते थे, एक सड़क नहीं थी, एक 12वीं का स्कूल तक नहीं था, 2 बना दिए मैंने, ITI बना दी, डिग्री कॉलेज बेटियों का बना दिया, 0 था मैनेजमेंट शिक्षा में काम किया है। हाँ, इंटरमीडिएट का भी मेरे बाबा ने बनाया, एक दूसरा मिलकर के समाज के लोगों ने बनाया पहले 1948 में जी। तो ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ है, प्राइमरी स्कूल ठीक हुए हैं, बिजली तो आती नहीं थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो चंदा इकट्ठा होता था। आपने भी देखा होगा मेरठ में 5-6 घंटे कट कट के आती थी, 8 घंटे कभी रात में आ रही है, कभी सुबह, 8 घंटे कब हमने देखी नहीं। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 15-15 दिन तक 15 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप। तो आज माननीय योगी जी की सरकार है कि बिजली 23 से 24 घंटे आ रही है जी। वहीं पर एक और ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर जंतर मंतर पर धरना भी हुआ और मुझे आपका मत भी सुनना है इसके ऊपर। कुछ लोग हैं, एक संगठन तैयार कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, विभाजन की बात कर रहे हैं। तो आप इसके समर्थक में या विरोध में? उनमें से एक भाई ने खून से पत्र भी लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपका क्या मत है? देखिए, अलग राज्य बनने से डेवलपमेंट तो होता है और राज्य नहीं बनता है तो हाईकोर्ट की बेंच के लिए मैं सदन में उठा चुका हूं। तो मेरे साथी विधायक और जो सांसद सुन रहे हैं, 1-2 का केवल जब मैं बोला तो सपोर्ट तो किया, 1-2 ने, सबने सपोर्ट नहीं किया। ये हमारे लिए मानसिक और सामाजिक और आर्थिक गुलामी है। यहाँ की बात कर रहा हूं मैंने सवाल दोनों बार उठाया है और पुरजोर उठाया है कि लाहौर हाईकोर्ट से दूर पड़ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ में बेंच है वहां से 200 किलोमीटर, तो क्या हम पश्चिम में हमें एक हाईकोर्ट की बेंच नहीं मिल सकती? हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं बेचारे, ट्रेन में सर्दी में लटकते हुए जाते हैं, प्लेटफार्म पे लेटे रहते हैं, ऐसी सर्दी में तारीख लगती है, जेल में पड़े रहते हैं, उनके वारंट हो जाते हैं। तो उनके साथ अन्याय जो हो रहा है ये पूर्व की गवर्नमेंट लगातार करती रही है। मैंने ये सवाल उठाया लगातार, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करते हुए हाईकोर्ट की बेंच चाहे आगरा में दें या नोएडा, सबसे अच्छा है। नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पूरा सेटअप तैयार है, मेरठ से पास है। भाई रोड इतने अच्छे बना दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, आगरा वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा सेंटर हो सकता है सहारनपुर से लेकर के आगरा के बीच का, या मेरठ हो जाए या आगरा हो जाए, कहीं दूर नहीं है, लोग 2 घंटे पहुंच जाएंगे। तो वो विषय बाद का है, लेकिन यहाँ बेंच की जरूरत है। एम्स की भी बहुत जरूरत है, यहाँ पर कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज है हमारे एरिया में, हमारी पूरी बेल्ट में। ये एरिया क्या है, पूरे पश्चिम में जो ना जो इंडस्ट्री आई है, डेवलपमेंट तो हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमने पानी खराब कर लिया जिससे कैंसर हो रहा है। सारा जो खेती है उस पर इतना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, तो हम ऑर्गेनिक खेती कब करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत उस पर अनुदान भी दिया है जी हम लोगों ने, और ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उससे कैंसर जैसी बीमारी ठीक होंगी। उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। गाय पालने की जरूरत है, एम्स की भी जरूरत है। हालांकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हमने मेडिकल कॉलेज दिया है जी, हॉस्पिटल्स तमाम दिए हैं। मेरे यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं था, आज 2 हैं, 50 डिस्पेंसरी हैं। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये तो लौनी मतलब लौनी छोड़िए, उत्तर प्रदेश तो एक कूड़ा बन गया था, लोग यहाँ से भागते थे, यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, दिन छिपते ही बेटियों को छोड़ो लोग नहीं निकलते थे घर से, आज रात के 2 बजे बेटियां घूमती हैं। तो इतना काम बदलाव तो हुआ है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मेडिकल फैसिलिटी जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन उसका जो मूल कारण है उसको भी ठीक करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपको भी लगता है कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है।
देखिए पहली जो हमारे यहाँ रैपिड रेल आई, ये चल रही है आपके सामने, ये चल रही है हाँ, पीछे। तो ये हमारे पश्चिम में आई, मेरठ गाजियाबाद में आई। मेट्रो से लेकर एलिवेटेड रोड से लेकर के तमाम हाईवेज पश्चिम में आए हैं। जी। ऐसा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जो भूमि है, सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करते हैं हम, सबसे ज्यादा गन्ना हमारे यहाँ होता है, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ धान होता है। तो पश्चिम की जो जमीन है, गंगा यमुना की जो दोआब है, ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फौज में, सेना में, पुलिस में और देश के लिए काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो वो भूमि है जिसने तैमूर लंग को मार के भगाया। यहाँ 1 से 1857 की क्रांति यहाँ मेरठ से धन सिंह कोतवाल जो गुजर थे, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, तो यहाँ से शुरू हुई। तो मेरठ हो या गाजियाबाद, तो सब एक ही हिस्सा है। लेकिन पश्चिम का देश की राजधानी के लिए भी, दुष्टों से लड़ने के लिए भी, और या देश के डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हाईकोर्ट बेंच तो जरूर बनना चाहिए। अगर अलग राज्य बनता है या दिल्ली में मिला दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली भी पूर्ण राज्य का नहीं, मुझे तो मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ, पार्टी के रूप से नहीं। पार्टी का तो गाइडलाइन अगर जो होगी, क्योंकि छोटे राज्य बनने से विकास हुआ है। उत्तराखंड नहीं बनता तो तबाह हो जाता, हरियाणा नहीं बनता तो पंजाब और हिमाचल के बीच झूलता रहता। आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है। लेकिन माननीय योगी जी ने दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को लाए हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि उत्तर प्रदेश का इसी में जलवा है कि हम सरकार बनाने वाले लोग हैं। जी। वहीं पर एक और सवाल है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता पावरफुल तो होते हैं, पर आपस में इनकी बड़ी खसट होती है। नहीं, ये क्या कारण है? एकता नहीं दिखती। ऐसा नहीं है, पश्चिम के नेताओं में एकता भी है और कहीं मुझे लगता नहीं खींचातानी है। खींचातानी हम पश्चिम पूर्व के भेद में पड़ते ही नहीं है। लेकिन हमारे जो खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये वीर तो है ही है। महाभारत यहाँ हुआ, रावण भी यही पैदा हुआ, तो ये तो लड़ाके तो है ही, तो ब्लड में है उनके में स्वाभिमान ज्यादा है। तो स्वाभिमान के चक्कर में एक दूसरे के साथ बैठ करके किसी बड़े विजन के लिए काम करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की ये भूमि है, उन्होंने देश को भी रास्ता दिया, किसानों को रास्ता दिया, उत्तर प्रदेश को रास्ता दिया। तो यहाँ हमें इस पर विचार करना होगा कि कम से कम हाई कोर्ट की बेंच बन जाए तो उत्तर प्रदेश की काफी बीमारी पश्चिम की सही हो जाएगी। बस एक बैन से ही, और तो तमाम चीजें हमारे यहाँ है। राज्य तब भी तो कुछ अच्छा। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो चीजें संभव है अच्छी बात है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि दिल्ली में मिला दिया जाए तो अपने आप सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जी जी जी। वही 2 लास्ट क्वेश्चन है। एक विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है वर्तमान में, वो है वोट चोरी के ऊपर, आपका क्या मत है? नहीं, देखिए वोट चोरी की तो ये तो बेकार की बात है। ये रोहिंग्या बांग्लादेश की वोट बनाना चाहते हैं। प्रदेश की, देश की जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये उन घुसपैठियों को जो इस देश में हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उनका वोट लेकर के सरकार में बना रहना चाहते हैं। ऐसे इन्होंने हर विधानसभा में 25 से 30 हजार वोट बनवाए थे। अब वो वोट कट रहे हैं। एक भी वोट गड़बड़ है, जब बार बार कह दिया कि एक भी वोट गड़बड़ है, अपनी वोट को बनवाइए। लेकिन वो लोग जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का समर्थन कर रहे हैं, वो इस देश के साथ ही कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं। और इस देश में देख रहे हो क्या हो रहा बांग्लादेश में, क्या म्यांमार में हुआ। ये उन लोगों को यहाँ रख करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये वोट चोरी की जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब सरदार पटेल जी के पास 14 वोट थे, 2 नेहरू जी के पास थे, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। आपातकाल लगा करके पूरी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया, संवैधानिक को, तब वोट चोरी हुई। माननीय मोदी जी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, एक एक का, सबको स्वतंत्र है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, और जितनी भी हमारे चाहे चुनाव आयोग हो या दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं, सब अपना निष्पक्ष काम करती हैं। और नहीं तो इमरजेंसी लगा करके सुप्रीम कोर्ट की पावर और हाई कोर्ट की पावर खत्म कर दी थी इंदिरा जी ने। तो ये तो बिना वजह की बात है। तो इसलिए बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाली, जमानतें जब्त होगी। तो जनता नहीं चाहती कि कोई भी राक्षस दूसरे प्रदेश का या देश का रहे। जी, एक और सवाल है यहीं पर वोट चोरी पे ही। SIR हो रहा है, 2003 से डेटा मिलाया जा रहा है। मैं अपना बताऊं, मेरा 2003 का डेटा है, और 2003 में हम मेरठ में नहीं रहते थे, हम रहते दिल्ली। हस्ताल करके विधानसभा थी, उसके 2 विभाजन हो गए अभी वर्तमान में, मतलब 2003 के बाद। एक होगी उत्तम नगर और एक होगी विकासपुरी। तो वहां पर जब आए चेक करने वाले, तो मैंने दिए प्रूफ्स, मैंने दिल्ली से मंगा दिए। लिस्ट में नाम है मेरा, मेरे पूरे परिवार का 4 वोट है। ऐड नहीं की जा रही है, कह रहा जा रहा है कि हस्ताल के साथ मैच नहीं हो रही है, वोट ऐसे इस तरीके से काटी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का रहा होगा। कई बार कोई BLO मक्कार भी होता है, उस पर हम जैसे विधानसभा में कई ने कोशिश की ऐसी, तो हमने उसको ठीक किया, उसकी शिकायत की, SDM ने फिर कार्रवाई कराई, उसके बाद वोट जुड़ गया। तो हो सकता है इस तरह का एक आध अधिकारी जो काम से बचना चाहता है,
तो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर जी लूँ। जी, ये कहा जा रहा है कि उसमें कंप्यूटर में चढ़ नहीं पा रहा। नहीं, क्योंकि गलत कह रहा है वो। हस्तारपुर थी नहीं विधानसभा। नहीं, गलत कह रहा है। 8 साल तो मुझे मालूम है थी। वो कह रहा अरे है वहाँ अब का नहीं है। वो विधानसभा से नहीं मतलब होता है। जी आपके पास प्रूफ है दिल्ली का, जी, तो हो जाएगा, उससे विधानसभा से कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। वो बीएलओ गलत कह रहा है। वहीं पर लास्ट 2 क्वेश्चन, राहुल गांधी जी के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, 2 शब्द? देखिए, राहुल गांधी जी एक शरीफ व्यक्ति हैं, तो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। अच्छा, फिर किसके लिए बने सर? नहीं, वो देखिए, वो बढ़िया व्यक्ति है, मैं तो यही कहूंगा। तो वो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, दरअसल उनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा। मैं को उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मुझे उनसे सिंपैथी भी है। जी। भाई वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं, तो उनके लिए जो लोग बोलते हैं, जो टैग लगता है उनके ऊपर, तो वो सही लगता है। आलू जो है सोने बनाएंगे आलू से, इस तरह की बातें करना, तो ये सब चीज ये भारतीय राजनीति में नहीं हो सकती। जहाँ माननीय मोदी जी हैं, जिनको इतना लंबा अनुभव है, उनके सामने तो विपक्ष भी तो अच्छा होना चाहिए कम से कम। अखिलेश यादव जी के ऊपर क्या बोलेंगे? अखिलेश जी ठीक है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन कई बार वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि उनके कारण उनको खुद मुसीबत हो जाती है। वो भी विपक्ष की भूमिका का हमेशा लोकतंत्र में मजबूत होनी चाहिए। चाहे दिवाली के दिए के ऊपर बोला हो, नहीं, दिवे के बोल देते हैं, गाय से बदबू आना बोल देते हैं, कभी कहते हैं काशी में मर के जाएंगे। तो जो हिंदुओं की बात है उनके खिलाफ बोलना, मुस्लिम समाज के लिए एक शब्द कभी बोले क्या? तो ये पता नहीं क्यों ब्राह्मणों के लिए उल्टा सुल्टा बोलना, कभी पीडीए बना के बोलना। क्या व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, कायस्थ वर्ग, क्या ये नहीं है? अपने जो संविधान में शपथ ली उन्होंने कि मैं बिना भेदभाव के, बिना जातीय विद्वेष के काम करूंगा। उसके बाद आपने पीडीए बना के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके बाद आपने सारी जातियों को अलग कर दिया। तो अपने संविधान की जो शपथ है उसी को, और कर रहे हो संविधान की बात जी, तो संविधान तो आपने पीडीए बना खत्म कर दिया, तो संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? तो उनको विचार करना चाहिए। एक मजबूत, देखिए वो पढ़े लिखे आदमी है, और वो वैसे व्यक्तिगत रूप से जो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको अगर कम से कम हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल करके विकास की और सही बात की बात करेंगे जी, तो लोग समझेंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके लोनी के लिए? आप लौनी के लिए हमारा आगे प्लान, क्या काम करेंगे? हमने लौनी में 80% काम हमारा हो गया है, जो हमने कभी सपना देखा था क्या क्या राजनीति में आने से पहले, कि लौनी के अंदर शानदार बिजली होनी चाहिए, क्योंकि हम बिजली के लिए बहुत लड़े हैं, बिजली के लिए भी जेल गए हम। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी घर घर होना चाहिए, पानी शानदार हो गया है, सड़कें बननी चाहिए, जहाँ स्लम था बिल्कुल, भूमाफियाओं का सर्वनाश होना चाहिए, वो भी 90% हमने खुद जा करके वहाँ उनको समाप्त किया है। क्राइम जीरो होना चाहिए। तो क्राइम के मामले में कोई ज्यादा घटना घटती है, लेकिन बहन बेटियां रात को निकलती हैं और किसी को डर नहीं लगता है। तो अब केवल हमें बचा एक मेडिकल कॉलेज का हमने प्रस्ताव दिया हुआ है, और कई ऐसे मसले, मेट्रो को बढ़ाने का मसला है, और जो लौनी के अंदर एक रोड हम जो FNG है उसको बढ़ा करके मंडौला में ले जाने के लिए है, माननीय गडकरी जी ने उसको लिया है। तो उसको बनने के बाद लौनी अपने आप में कनॉट प्लेस बन जाएगा उत्तर प्रदेश का। 27 के बाद के प्लान है सर? नहीं, इसी के प्लान है, इसी योजना इसी में करना है। वाह, 27 के बाद किसी ने देखा है? कल का पता किसी को? तो जो हम लिख के चले जाएंगे, जो दे जाएंगे, कम से कम बन तो जाएंगे जी। मेरे बाद आने वाले लोग हैं, वो कम से कम उनको तो मेहनत नहीं करनी होगी। अब हम दे जाएंगे, जो प्रस्ताव दे दिया है हमने मेट्रो के लिए। बात में अभी मैंने मुख्यमंत्री से मिला हूँ, और शहरी विकास मंत्री से भी हम लोग दिल्ली में मिले हैं। तो मेट्रो की जो टीम है उससे भी बात चल रही है। एक बेटा का बंद फाटक है, उसका टेंडर हो गया, वो खुल जाएगा, बड़ा काम है वो। बेटा की नहर है, दिल्ली सहारनपुर रोड बताया ये आपने, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, लेकिन केवल 2-3 काम बचे हैं जी, वो भी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए सनातन धर्म सर्वोप्रिय है या पार्टी? सबसे पहले तो राष्ट्र है, राष्ट्र पहले है, उसके बाद धर्म है, फिर पार्टी। हमारे यहाँ धर्म, अगर आप अपने सनातन के साथ नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि आप अपने माँ बाप के साथ हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ हो सकते हैं। ये राजनीति तो आएगी जाएगी, लेकिन पार्टी माँ है और संगठन सर्वोपरि है, उसकी बात अलग है। लेकिन धर्म और पार्टी की तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। धर्म पहले क्योंकि इस धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बच्चों को सामने चुनवा दिया, धर्म नहीं छोड़ा। जबकि वो राज सत्ता में थे, वो आधा हिंदुस्तान ले सकते थे। महाराणा प्रताप जी को आधा हिंदुस्तान दिया जा रहा था अकबर के द्वारा। आधा हिंदुस्तान ये नहीं था तब, वहां तक था, अफगानिस्तान तक। लेकिन उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। और जो लोग मुसलमान बन गए, हिंदुओं में से कन्वर्ट हो गए, वो एक्स मुस्लिम के रूप में बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि सनातन की सच्चाई क्या है जी। तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ जी। वहीं पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए सर। मैं सभी से ये निवेदन है, जितने भी दर्शक हैं, कि आपका चैनल जो सही बात है वो जनता तक पहुंचे, उसके लिए
सब्सक्राइब करना और शेयर करना बहुत जरूरी है। जी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और जो कोई सुझाव मेरे लायक हो वो जी। सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दें, जिससे कि मैं और लॉनी के लिए क्या कर जी। सकता हूँ, जो मेरा अपना विजन है आपके द्वारा मैं लाइव में भी लेता हूँ, उनको कम से कम आपसे बात करके जी। ग्राउंड पे उतार सकूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में विकसित भारत हो, तो उसमें आपका चैनल भी योगदान दे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जी। वहीं पर मैं बताऊं कि ये पूरे पॉडकास्ट में हमारे जो विधायक जी हैं, इन्होंने एक एक प्रश्न का ऐसा जवाब दिया निर्भीक होकर, और ना कोई ऐसा बात बोली कि भाई मैं इस प्रश्न को नहीं दूंगा, इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। तो सत्ता में बैठे हुए बहुत सारे विधायक कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं कि भाई मेरे से ये सवाल ना पूछ ले, वो सवाल ना पूछ ले, तो क्वेश्चंस पहले दिखा दो। नहीं, वही- असत्य बोलना नहीं है, डरना हाँ। किसी से क्या है नहीं। भाई, इसमें ऐसा जी। नहीं है। हमारी पार्टी इस राष्ट्र के लिए काम कर रही है जी और मैं राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जी। तो उसमें कोई ऐसा संकोच तो बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर आए, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।